हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका पेपर 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, फटाफट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक हमारा कह रहा है द सेलिंग प्राइस, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 15:18। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 15 और 18 है। तो लॉस परसेंट पूछ रहा है, यानी कि इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस ये है और कॉस्ट प्राइस ये है। सॉरी, सेलिंग प्राइस ये है और कॉस्ट प्राइस ये है। अगर सीपी ज्यादा है एसपी से तो लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ है? हमने देखा यहाँ पे 3 का लॉस हुआ है और सीपी कितना है? 18 है। तो 18 पे 3 का लॉस हुआ है, तो 3/18 मल्टीप्लाई बाई 100, 3×6 18 और 6 से हम इसको काटेंगे तो 16.67% का हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। या फिर आपको इस तरीके से दिया होता 16 2/3%, तो आपका ये भी करेक्ट होता। इन दोनों में से एक ऑप्शन होता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए पर्सन बोरोस 540 at the rate of 6% per annum at simple interest for 5 years। मेरे को यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, परसेंटेज दे दी गई है, प्रिंसिपल दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट है, मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ। He immediately lends it to another person at the rate of 6.25%। क्या करा उसने कि 6% पे लिया और 6.25% पे दे दिया। मेरे को सीधा सीधा यहाँ पे 0.25% का पर साल इसका इंक्रीज दिख रहा है एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। 5 साल के लिए दे दिया, यानी कि यहाँ भी 5 साल है, यहाँ भी 5 साल है और प्रिंसिपल हमारा सेम है। तो मैं बोलूंगा भाई, अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो, 6×5 30% यहाँ से मिलेगा और 6×5 30 31.25% यहाँ से मिलेगा। या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 0.25% का पर ईयर और 5 साल में इसका जो गैप है वो 1.25% हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी कह सकते हो, कहीं से पकड़ लो जहां से आपको सहूलियत हो। हाउ मच मनी डिड ही गेन? तो उसने गेन कितना करा? मैंने बोला 1.25% गेन करा। लेकिन ये तो एक साल, पूरे 5 साल में परसेंटेज में गेन कर लिया। मेरे से तो रुपए में पूछा हुआ है, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल जो था वो 50,000 था, जो कि 100% के बराबर था, और गेन कितना हुआ है? 1.25% हुआ है। 1.25% हुआ है। जीरो से जीरो काट देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी 2 जीरो कट जाएंगे और 12×5 60, 55 यानी कि 625। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 625 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है PQR received a total amount of 8400 and distributed it among themselves in the ratio of 7, 6 and 8 respectively. If their savings were in the ratio of 3:5:6 respectively and Q saved 1000 rupees, Q जो है वो 1000 रुपए बचाता है। पहली कंडीशन में मेरे को क्या दे दिया? मेरे को दे दिया PQR का टोटल और उनका रेशियो। दूसरी कंडीशन में मेरे को सेविंग का रेशियो दे दिया और एक बंदे की सेविंग दे दी। यानी कि यहां से मैं, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर का मेरे से रेशियो पूछ लिया। मैंने बोला जो इनकम है, इनकम का रेशियो मेरा कितना है? 7:6:8। मैंने बोला ये है, तो मैं इनकम जो है मेरी वो टोटल 8400 है। रेशियो के हिसाब से 6 दूनी 12, 6 18 और 2 20 और 1 21 है, यानी कि 21 की वैल्यू 8400 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसकी इनकम 2800 होगी, इसकी इनकम 6 चौक 24 2400 होगी और इसकी इनकम 8 चौक 32 यानी कि 3200 होगी। अब अगली कंडीशन में मेरे को बोल दिया कि सेविंग का जो रेशियो है, सेविंग का जो रेशियो है वो रेशियो है 3:5:6। एक बंदे की यानी कि क्यू की सेविंग मेरे को यहाँ पे 1000 दे दी। मैं बोलूंगा ये कितने गुना है? ये 200 गुना है। सबको 200 गुना कर लेते हैं, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 600 रुपए। इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए। भाई यहाँ पे मेरे को सेविंग है, यहाँ मेरे को इनकम है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमारा होता है इनकम माइनस में सेविंग। तो यहां से उठा के इसमें से माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो 2800 माइनस 600 यानी कि 2200।
क्यू की बात करूं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसको लिखना जरूरी हो नहीं है, मतलब पेपर में भी आपको आदत नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मेरे को भी आदत नहीं है। 2200, यहां से अगर मैं क्यू की सेविंग की बात करूं तो 2400 माइनस में 1000 यानी कि 1400, और सी की सेविंग की एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 3200 माइनस में 1200 यानी कि 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 1 2 से ये 11 बार चला जाएगा, 1 2 से ये 7 बार चला जाएगा, 1 2 से ये 10 बार चला जाएगा। यानी कि जो एक्सपेंडिचर का रेशो होगा वो 11:7:9 होगा, या सॉरी 11:7:10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार पढ़ लीजिए। If the radius of a sphere is equal to the radius of hemisphere, स्फेयर की रेडियस जो है वो इक्वल है किसके, हेमिस्फेयर की रेडियस के। ठीक बात है। देन व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। भाई एक जो गोला है, एक जो गोला है और एक जो अर्धगोला है, इनकी रेशियो जो आर है यानी कि रेडियस है वो सेम है। अगर मैं इसे आर बोलता हूं तो ये भी आर है, ये 2D नहीं है 3D है, तो बनेगा इस पे 2D पेपर पे, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। जब 3D शेप बनानी आ जाएगी, मतलब पीपीटी वगैरह बनेगी, तब मैं बना के बता भी दूंगा। ये गोला है ना कि सर्कल है। ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो हमारी होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो हमारी होती है 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, मेरे से रेशो पूछा है, मेरे से इन दोनों का रेशो पूछा है, मैं वी को बीच में से हटा देता हूं, और ये सीधा सीधा हमारा रेशो बन गया। मैं बोलूंगा 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर दोनों की सेम है। तो यहां से सीधा सीधा रेशो हमारा 2:1 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए ट्रक लेफ्ट 1 आवर अर्लियर देन द scheduled time in order to reach 760 किलोमीटर अवे ऑन टाइम। 760 किलोमीटर दूर जाने के लिए वो 1 घंटा पहले निकलता है। क्यों निकलता है, समय पे पहुंचने के लिए। इट हैड टू डिक्रीज इट्स स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। अब जब 1 घंटा पहले निकला और टाइम पे उसे पहुंचना है तो उसे स्पीड थोड़ी घटानी पड़ेगी, पहले स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। यहाँ पे इस केस में मैं स्पीड को मान लेता हूं कि स्पीड जो है वो x है। ठीक है, इस केस में मैं स्पीड को x मान लेता हूं। इस केस में जब मैं स्पीड को x मान लूंगा तो आप मेरे को बताओ कि जब स्पीड कम हो जाएगी तो सेकंड स्पीड क्या बनेगी, सेकंड स्पीड हमारी x-2 बनेगी। ठीक बात है। मैं बोलूंगा एक बार तो वो जब यूजुअल टाइम पे जा रहा था और तब उसकी स्पीड जो थी वो x थी, यानी कि 60 किलोमीटर जब x की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तब जितना टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा ज्यादा कब लग रहा है, जब 760 किलोमीटर वो x-2 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 760 किलोमीटर्स आपको अगर x-2 से ट्रेवल करता है तो यहां से जो टाइम लगेगा वो 760 किलोमीटर x से ट्रेवल करने वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा लगेगा। ये हमें कंडीशन मिल गई। यहां से हम कंडीशंस को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां से मैं बोलूंगा 760x माइनस में 760x और प्लस में 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, कितना हो गया हमारा 1520 इज इक्वल टू 1 के अपोन में क्या बचा हमारा x² माइनस में 2x। ठीक है, आगे अगर हम और करते हैं तो 760 प्लस का और 760 माइनस का कट हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में 1520 इज इक्वल टू 0 के। ठीक बात है भाई, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 1520 इधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे 0 बच गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने बस उसे राइट हैंड साइड पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का और कोई तरीका अल्टरनेट है नहीं, मतलब आप ऑप्शन भी टैली कर सकते हो, पर बेसिक तरीका यही है। ऑप्शन टैली बता दूंगा कैसे होगा।
यहाँ से अगर मैं देखूं इसके टुकड़े बनाना चाहूं तो आप एक तो ट्रेडिशनल तरीका जो हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम 10वीं क्लास में तो है नहीं, हम यहाँ पे इसको 1520 को बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे ऐसे जो मेरे को ऑप्शन में भी दिख जाए। यहाँ से मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ। मैंने बोला जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए तो मेरे को जीरो दो ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 40 या जीरो की मल्टीप्लाई होके जीरो बनेगा, क्योंकि यहाँ तो 2 किलोमीटर स्पीड है। मैंने बोला जीरो मेरे को दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये 33 आएगा और इकाई का अंक बनेगा 5। इसको रिड्यूस करूंगा तो ये 43 आएगा, इकाई का अंक बनेगा 5। यहाँ पे तो इकाई का अंक जीरो है। आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा। इस केस में अगर मैं देखूं तो जीरो होगा तो एक इकाई का अंक जीरो आ जाएगा, एक कम होके कुछ और हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ये जो होगा वो मेरा ये 2xy की फॉर्म में होगा, 2x मल्टीप्लाई x की फॉर्म में होगा। ठीक है, ऐसा होगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला ठीक है भाई। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको 30 मान लेता हूं, तो 30 मानता हूं तो ये 30 से 28 आएगा, 30 से 28 आएगा तो ये हमारा आएगा कितना, जीरो, 8 या 24 का 4, इकाई ढाई का अंक जो है वो गड़बड़ हो गया, ढाई का जो अंक है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो ढाई का अंक 2 आ रहा है, यहाँ पे तो ढाई का अंक 2 आ रहा है, तो मैंने इसको भी कट कर दिया। अब मैंने 40 उठा लिया, 40 जब मैंने उठाया तो एक बनेगा 40 और एक बनेगा 38, क्योंकि 2 किलोमीटर स्पीड कम है। अब मैंने देखा 8 चौक 32 हो जाएगा, ढाई का अंक है वो भी सेम हो जाएगा, यानी कि स्पीड जो होगी वो 40 और 38 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो माइनस की आएगी, यानी कि 40 जो है वो माइनस का आएगा, 40 माइनस का आएगा तो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और छोटे वाला जो होगा वो प्लस का होगा तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा तो माइनस में स्पीड नहीं हो सकती, तो ये हमारा कट हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोचने का थोड़ा सा तरीका है। बाकी आप इसका नॉर्मली फैक्टर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1520, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ये 40 और 38 आएंगे, 38 आएंगे, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 40x और 30x हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर भी इसके कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2 cubes each edges are 8 centimeter are joined to form a single cuboid। cuboid बन गया दो क्यूब से। What is the volume of cuboid? मैंने बोला दो क्यूब्स को अगर मैं जोड़ देता हूं, मान ये 3D फिगर मान के चलो, इसको तो बना सकते हैं, तो बना देते हैं। ये हो गया एक क्यूब, ये हो गया, ये हमारा एक क्यूब हो गया। ठीक है, एक दूसरा क्यूब है, एक दूसरा क्यूब है, वो भी 8 सेंटीमीटर ही लंबा है। मैंने बोला ये रहा, ये इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बोला क्यूब में 3 चीजें होती हैं, एल होता है, बी होता है, एच होता है। इस केस में क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि अगर एक क्यूब की 8 थी तो लंबाई उसकी दुगनी हो जाएगी, ब्रेथ उतनी की उतनी रहेगी, हाइट उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ब्रेथ ही रहेगी और हाइट भी 8 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम हमारा L इंटू बी इंटू एच होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा क्यूबॉइड का। ठीक बात है, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच होगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 8 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इकाई का अंक चेक कर लें। मैंने बोला 8 64 और 6 24, यानी कि इकाई का अंक आएगा 4। इकाई का अंक 4 आएगा तो ये दोनों ऑप्शन आपस में कट गए। मैंने बोला 8 64 और 64, 640 तो एक आएगा, और 640 का आधा यानी कि 320 एक आएगा। तो 900 से तो वैसे ही ऊपर बैठ रहा है, 900 से वैसे ही ऊपर बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि 8 और 4 के टुकड़े हैं, तो 8 64 और 64 और 8 की क्यूब कितना होता है 512, और 512 का दुगुना कितना हो गया
512 का दुगुना हो गया हमारा 1024। ठीक है, इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड चला। हाँ जी, 3 circle of radius 2.8 centimeter place each are placed in such a way that each circle touches the other two. What will be the area of portion enclosed between these 3 circles? मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सर्कल है जो एक दूसरे को टच करते हैं। मैंने 3 सर्कल बना लिए। बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं कब से आ रहा है। सबकी रेडियस सेम है और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है अभी नया नया ही है, देखा है हमने डीएसएसबी में भी 2024 में, ये पहले भी आ चुका है। सबकी जो रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर है, ये भी 2.8 सेंटीमीटर है और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये भी 2.8 है, ये भी आर है, ये भी आर है और आर सब जो है वो सेम है 2.8 सेंटीमीटर। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन जॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो ये वाली साइड जो ट्रायंगल की है ये भी 2r है, ये वाली साइड है ये भी 2r है, ये वाली साइड है ये भी 2r है। ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस पूरे पोर्शन की, इस पूरे पोर्शन की मैंने देखा यहाँ पे अगर ये 2 2 2 आ रहे हैं और यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि तीनों साइड सेम है। समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों साइड बराबर हो गई, तो मैं यहाँ से इजिली इसका वो निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो जाएगा, √3/4, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां से इसका ट्रायंगल का आराम से एरिया निकाल सकता हूँ। और लेकिन मेरे को निकालना एक्चुअल में क्या है, मेरे को तो निकालना एक्चुअल में ये वाला पोर्शन का एरिया है, यही तो एनक्लोज्ड एरिया है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से एक काम करूं, क्या काम करूं कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर बनना है ना, ये पेन ठीक नहीं चल रहा, डार्क ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा। मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे को पता चल गया, लेकिन सेक्टर का क्या करूं। मैंने बोला समबाहु त्रिभुज है तो सबकी जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री होंगे, यानी कि 6 60 60 और 60, यानी कि 36 18, यानी कि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा 180 अपॉन में थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। अब मेरे को बस इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना और मेरा काम हो जाएगा। मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया भाई, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर की बात करूं तो अगर रेडियस 2.8 है तो 2r कितनी हो जाएगी, 5.6 हो जाएगी। तो 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 14 आ गया। 56 मल्टीप्लाई बाई 14, ये हमारा आ जाएगा कितना, 14 14 और 14 चौक, ये हमारा आ जाएगा 7.84√3, 7.84√3। ये तो हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसमें से माइनस क्या करना है, सेक्टर्स का एरिया, सेक्टर्स का एरिया इससे निकाल लेते हैं। मैंने बोला 18 दूनी 36, ये तो 1/2 हो गया नीचे, 1/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमारी रखेंगे यहाँ पे 22/7, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है। 3.14 भी बोल सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। और आर स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, और इसको काट देंगे 14 दूनी 28, यहाँ पे 0.2 आ गया। 28 से 56, 28 से 56, 56 से 102, 56 से 102 और 102 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.32, 12.32। अब इस वाले में से उठा के इसको माइनस कर दो, 7.84, तो एरिया ऑफ एनक्लोज्ड जो आ जाएगा, पोर्शन एनक्लोज्ड का, वो हमारा आ जाएगा 7.84√3 माइनस में 12.32। ये हमारा जो है वो एनक्लोज्ड एरिया का
आंसर आ जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है किसमें 7.84 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 7.84 दो जगह है, तो यहाँ पे 12.32 चेक कर लेते हैं, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर करते हैं। मोहित रोज टू ए प्लेस, मोहित जो है वो तैरता है एक जगह पे, क्या करता है, टू ए प्लेस सिचुएटेड 66 किलोमीटर अवे एंड कम बैक इन 11.4 आवर्स। यानी कि वो धारा के विपरीत जा रहा है और धारा के साथ जा रहा है, और आने जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 11 घंटे 15 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डीएसएस प्लस में यूएसएस जो है, टाइम जो है इनका 11 घंटे 15 मिनट का मतलब हो गया 11 से ही 1/4, यानी कि 11 चौक 44 और 45/2 घंटे। ठीक है, धारा के विपरीत जाने में और धारा के साथ जाने में उसे टोटल टाइम कितना लगता है, 45/2 आवर्स। कितना ट्रेवल करने में, 66 किलोमीटर ट्रेवल करने में। फिर उसने बोला द टाइम मोहित टेक्स टू रो 22 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इज सेम टाइम एज ही टेक्स टू रो इन 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि टाइम सेम, डिस्टेंस सेम है, टाइम मेरे को स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस सॉरी टाइम सेम है और मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 22 और 8 का है। तो स्पीड का और टाइम का रेशियो दोनों ही इसके रिवर्स हो जाएंगे। मैं बोलूंगा ये 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 11 और ये भी 4 और ये भी 11। ठीक बात है। मैंने बोला मेरे को तो टाइम दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे इसने टाइम दिया हुआ है, तो मैं टाइम के रेशियो को पकड़ लेता हूँ, स्पीड घटा देता हूँ। मैंने बोला मेरे हिसाब से जो 15 है, 15 की वैल्यू 45/2 है, 45/2 है। तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 तिया 45, यानी कि 3/2 घंटे। 3/2 घंटे तो 4 तिया 12/2 घंटे, तो इसको इसमें लग गए, यानी कि 6 आवर्स। तो यहाँ की बात करूं तो 11 तिया 33/2 घंटे इसको यहाँ लग गए, 33/2 घंटे, 33/2 घंटे इसको यहाँ पे लग गए। ठीक बात है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 33/2 नहीं, 33/4 आएगा ना, 45/2, ये 11 चौक 44 होता है, 45/2 नहीं, 45/4, और 4 से कटेगा तो ये आएगा 3 घंटे। ठीक है, और ये आ जाएगा 33/4। ठीक है, ठीक है। अब फिर इसने आगे बोला मेरे को व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मेरे को स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। मैंने बोला 66 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में, तो 22 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब ये तो हो गई डाउन स्ट्रीम की। अब स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो 66 किलोमीटर जाता है 33/4 घंटे में, ऊपर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 33 दूनी और 4 दूनी 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम हो गई, अप स्ट्रीम हो गई। मैंने बोला अगर मेरे को स्ट्रीम की चाहिए तो मैं इनको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 14 किलोमीटर पर आवर, और आधा कर दूंगा तो मेरे को स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी जो कि हमारी होगी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बैड, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। रमन कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं। जिनको जिनको नहीं अंदाजा लग रहा है मैं उनको बता देता हूँ, 2xy अपॉन में x + y वाले फॉर्मूले में रखेंगे स्पीड, तो आपकी एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द सैलरी ऑफ ए वर्कर फर्स्ट इंक्रीज 40%, देन रिड्यूस्ड 35%। क्या हुआ, +40 करा है, फिर क्या करा है, -35 करा है। व्हाट इज द नेट चेंज ऑफ द सैलरी। मैंने बोला इसमें तो मैं a + b वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिंपल सिंपल दिख रहा है मेरे को, a × b/100 मैंने लगा दिया।
मैंने बोला 40 और 35 का तो आ जाएगा भैया प्लस का 5, लेकिन अंदर से क्या आएगा, प्लस का और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का निकल के आएगा। और कितना निकल के आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 चौक 20 की, जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 और 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि माइनस का 14, प्लस का 5 माइनस का 14, यानी कि कितने परसेंट का डिक्रीज हो गया, 9% का डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ऑप्शन नंबर एक हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे, सॉरी हाँ 10 खत्म हो गया, 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, टू क्यूब्स ईच एजेस आर 60 सेंटीमीटर joined टू फॉर्म ए सिंगल क्यूबॉइड। अब ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पीछे हमने करा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि लेंथ में जो है वो लेंथ में इफेक्ट पड़ेगा, बाकी ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि यहाँ पे भी दो क्यूब्स को ज्वाइन करा इसने और सिंगल क्यूबॉइड बनाया, तो यहाँ पे लेंथ डबल हो जाएगी, यानी कि लेंथ 32 हो जाएगी, ब्रेथ 16 रहेगी और हाइट भी 16 ही रहेगी। अब लेकिन उस केस में हमसे वॉल्यूम पूछा था, इसमें हमसे टीएस से पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इस फॉर्मूले में डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ P by Q इक्वल टू R by S इज इक्वल टू T by U इज इक्वल टू 5/7, देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, सिंपल सा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए। तो ये भी आपके होमवर्क में ही दे देते हैं, क्योंकि टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, आराम से आप लोग करिए। नहीं होता है फिर भी तो आप मेरे को 1-2 दिन में बता सकते हैं, तो मैं आपको क्लास में ही इसको करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ईच ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 8%। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 8%, किसमें, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। हाँ जी, ना ना वही ना, नहीं ठीक है। तो ईच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि क्यूबॉइड की तीनों जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसमें डिक्रीज हुआ। अब उसने पूछा परसेंटेज डिक्रीज इन टीएसए, टीएसए के अंदर क्या डिक्रीज होगा। मैंने बोला टीएसए का मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। अब सीधा बैठ के यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लग जाना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट देखते हैं आप, वॉल्यूम में लगाओगे और वॉल्यूम में जाती है 3, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीपल होता है। लेकिन टीएसए के फॉर्मूले में तो अभी पीछे हमने देखा क्यूबॉइड का टीएसए LBBH और HL, और ये जो आता है टीएसए वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में बनता है, और वॉल्यूम जो बनता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में बनता है, किलोमीटर क्यूब, जो कुछ भी बनेगा वो क्यूब में बनेगा। जब यहाँ पे क्यूब में बनता है और ये स्क्वायर में बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमसे स्क्वायर वाला पूछा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ एक बार लगाएंगे। लेकिन अगर वही वॉल्यूम पूछ लेता तो हम वहां पे फॉर्मूले को 2 बार लगाते, वहां पे 8 में लगाते। लेकिन इस केस में क्या, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज भी सेम है, अगर यहाँ पे परसेंटेज सेम नहीं होती, बाई चांस मान लो कि 8, 12 और 17 बोल देता, तो यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला भी नहीं लगाता। फिर यहाँ पे फिर हम चले जाते किस पे, हम यहाँ पे सीधा रेशो मेथड की तरफ को चले जाते, क्योंकि कुछ ना कुछ कटता, कुछ ना कुछ कम होता, तो हम यहाँ से रेशो मेथड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज भी सेम है और क्यूब वाला केस भी नहीं, सेंटीमीटर वाला केस है, क्योंकि हमसे टीएसए की बात कर रहे हैं कि टीएसए में कितना चेंज आएगा। तो हम यहाँ पे 2 बार लगाएंगे और सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अभी ऊपर लिखवाया था मैंने a प्लस बी, और वो शायद मैंने वो दे दिया था ना, नहीं करवा दिया था, a मल्टीप्लाई b बाई 100, क्योंकि 2 वाला केस है तो हम इसको फॉर्मूले को लगाएंगे। और यहाँ पे 2 वाला केस नहीं होता, मैं किसके सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 3 वाला केस होता, बाई चांस ये वॉल्यूम में बोल देता, तो मैं रेशो मेथड पे चला जाता। अगर वॉल्यूम के साथ ये बोल देता है कि ए लेंथ में 8% का डिक्रीज हुआ, ब्रेथ मेरी 12% बढ़ा दी और हाइट मेरी 20% कम कर दी। ठीक है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता।
इस केस में मैं क्या करता, इस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगाता, इस केस में फिर मैं चला जाता रेशियो मेथड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे चीजें कट हो जाती। ठीक है, 2 वाला केस है तो यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो 8 और 8 16। ये तो क्योंकि माइनस का है तो माइनस का ही आएगा अंदर से, लेकिन प्लस का निकल के आएगा क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। मल्टीप्लाई होगी, प्लस का निकल के आएगा, प्लस का कितना निकल के आएगा 0.64। 16 में से 0.64 घटाएंगे तो हमारा 15.36% आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि हमारा डिक्रीज का आंसर होगा 15.36%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ए सम ऑफ ₹8,000 become 20500 when invested on a simple interest such that the annual rate of interest and the number of years which the sum is invested numerically equal। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयर्स के इक्वल है, तो मैं दोनों को ही आर मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो P इंटू आर इंटू टी अपोन में 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट के होगा। मैंने बोला यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल पता है, मेरे को अमाउंट पता है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आपका इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। मैंने बोला यहाँ से इंटरेस्ट मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि 12,500 मिला, बस फॉर्मूले में उठा के डाल दो। मैंने 12,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने आर मान लिया और टाइम को भी मैंने आर मान लिया, तो बटे 100। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है इसलिए मैंने आर माना है, अगर टाइम पूछ लेता तो मैं वहां पे वाई मान लेता। काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, 8 से तो नहीं घटेगा, लेकिन हाँ 2 से घट जाएगा, 625 हो जाएगा ना, 625 और 625 अपोन में 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपोन में 4। तो यहाँ से आर मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर मेरी आ जाएगी 25/2। 2 से इसको कट डाउन करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 12.5%। 12.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाई चांस आपसे इंटरेस्ट की जगह टाइम पूछ लेता तो 12.5 ईयर्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। ठीक है, दोनों के ही आंसर जो होते वो सेम होते, बस परसेंट की जगह ईयर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। They receive 2100 to complete the work। मैंने बोला पहले मैं एक काम करता हूँ, टोटल वर्क ही निकाल लेता हूँ। मैंने बोला A है, B है और C है। A 10 दिन लेता है, B 12 दिन लेता है, C 15 दिन लेता है। मैंने बोला टोटल वर्क मेरे हिसाब से 60 हो गया। 10 छीन 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब मेरे से बोला 2100 रुपए में काम कंप्लीट करने का ठेका ले लिया। मैंने बोला 60 काम करने का ठेका इन्होंने 2100 रुपए में ले लिया। अब क्या बोला, आगे भी कुछ बोल दिया, सिंपल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। They began the work and B left the work 2 days before। मैंने बोला जब भी बिफोर की बात आ जाए तो आप टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए। B अगर 2 दिन पहले छोड़ के जाता है तो B अगर 10 काम और कर लेता तो ये साथ में खत्म कर लेते, उसी दिन जहां पे ये काम खत्म होना था। मैंने बोला 10 काम और कराए थे, ठीक है, मैंने बोला ऐड हो जाएगा। फिर इसने बोला कंप्लीट ऑफ द वर्क एंड सी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर। ये भी बिफोर वाला केस है, तो सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना और कर लेता, 20 काम और कर लेता। ये भी ऐड कर देते हैं, यानी कि हम टोटल वर्क में 30 ऐड कर देते हैं। टोटल वर्क में 30 ऐड कर देते हैं। टोटल वर्क में मैंने 30 ऐड कर दिया, तो अब जो है टोटल वर्क 90 डेज का हो गया। टोटल वर्क जो है वो 90 हो गया, ठीक है, टोटल वर्क 90 हो गया। अब 90 वर्क को A प्लस B प्लस C तीनों कर रहे हैं, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 6 4 10 और 5 15, 15 छिक्का 90। तो एक्चुअल जो काम है वो 6 डेज में खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे BC ने पूरा काम थोड़ी ना करा है, यहाँ पे तो A नहीं करा है, तो ये निकलवा भी A ही सकता है इस अभी तक के केस में। A has completed the remaining work alone। What is the share of A in total? भाई 6 दिन तक काम हुआ, 6 दिन तक काम हुआ, 2 दिन पहले B चला गया तो 4 दिन तक B ने करा, 5 दिन पहले C चला गया तो C ने सिर्फ 1 दिन तक करा, लेकिन A ने तो 6 के 6 दिन करा। मैं बोलूंगा अगर A ने 6 के 6 दिन काम करा
तो एक दिन में अगर वो 6 काम करता है तो उसने 60 में से 36 काम करा है। तो 60 की वैल्यू अगर 2100 रुपए है तो यहाँ पे 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100 बटे में 60 मल्टीप्लाई बाई 36। 6 से 6 डिवाइड करेंगे और 6 6 36 यानी कि एक का कितना शेयर हो जाएगा 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी कि 1260 रुपए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। The difference between the cost price and selling price is 328. If the loss percentage is 40%, 40% loss percent है तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि सीपी अगर 100 था तो एसपी जो है वो 60% कम यानी कि 60 रहा होगा। मेरे को डिफरेंस यहाँ पे 328 रुपीज दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से डिफरेंस जो है 40% है। आगे बोल भी दिया खैर इसने, तो इसने सेलिंग प्राइस पूछा है मेरे से, सेलिंग प्राइस कितना है 60 है तो 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कट जाएगा 4 8 32 और 4 दूनी 8 यानी कि 82 मल्टीप्लाई में 6, 6 दूनी 12 यानी कि इकाई का अंक होगा 2। आगे की मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको कट मार दिया मैंने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:8 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ इनकम बी एंड सी इज 3:5। ठीक है, ए बी और सी तीनों के रेशियो मेरे को दे दिए हैं। ए बी का कंबाइंड है और बी सी का कंबाइंड है, तो मैं यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल सकता हूँ। मैंने बोला इनकम का रेशियो निकाल लेते हैं। मैंने बोला भैया ए और बी का तो 5:8 है, बी और सी का जो है वो 3:5 है। मेरे को 2 रेशियो मिल गए तो सीधा पहले मैंने इसको सोल्व करना स्टार्ट करा। 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। 15:24:40 जो है वो इनके इनकम के रेशियो आ गए। उसने फिर कहा कि इफ 3/5 ऑफ ए इज इनकम, मैं कुछ नहीं करता, पहले मैं इसका 3/5 कर लेता हूँ। 3/5 का मतलब हो गया 5 तिया 15 और 3 तिया 9। इस 9 की बात कर रहा है। is 10,000 less than the 1/4 of C's income। 1/4 of C's income कितनी हो जाएगी, 1/4 का मतलब 4 से 10 बार जाएगा यानी कि 10। इससे ये जो है वो 10,000 कम है। मैंने बोला यहाँ मेरे हिसाब से तो एक कम है यानी कि एक की वैल्यू मेरे को 10,000 रुपए बोली है। तो मेरे से बी की इनकम पूछी है यानी कि 24 की वैल्यू पूछी है, तो 24 मल्टीप्लाई में 10,000 यानी कि 24 के आगे 4 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हमारा आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, टीएस से ऑफ स्फीयर पूछा है। टीएस से ऑफ स्फीयर की आपको सिर्फ यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है टीएस से ऑफ स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4πr²। मेरे को r यहाँ पे दी हुई है, पाई की वैल्यू हम 22/7 डालेंगे, आपका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। तो ये आपका पार्ट का काम है, मेरे पार्ट का है नहीं। कैलकुलेशन का पार्ट आपके ही पार्ट का काम है। कॉन्सेप्ट देना, समझाना, ये चीजें एक टीचर की जिम्मेदारी है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट आपका ही है। जितनी आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। आप किसी से ये सोचने लग जाए कि एक टीचर जो है वो क्वेश्चन को 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में या फिर अच्छे क्वेश्चन को 1 मिनट में कैसे करवा पा रहा है या कर पा रहा है, तो ये उसकी मेहनत है, उसकी कैलकुलेशन की मेहनत है जो उसने करी है। अगर आप करेंगे तो आप भी इस टाइम को रिड्यूस कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये आपके होमवर्क में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का टाइप पहले भी आ चुका है, बहुत पुराना टाइप के क्वेश्चन है और एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको तो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वैसे भी होमवर्क में हो गए। मैंने बोला 7a प्लस में 2b रेशियो में 7a माइनस में 2b इज इक्वल टू 7:2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b। देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। मैंने बोला a और b का रेशियो चाहिए। मैंने बोला यहाँ पे जो है अगर मैं इस पूरे को a मान लूं, इस पूरे को b मान लूं, या इसको x मान लूं या इसको y मान लूं, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की तो फॉर्म है।
अगर मेरे को यहाँ पे x चाहिए, अगर मेरे को यहाँ पे x चाहिए जो कि 7a है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, यानी कि 7 प्लस में 2 अपोन में 2, यानी कि 9/2 हो गया। 7a की वैल्यू 9/2 हो गई, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू जो होगी वो 9/14 हो जाएगी। अगर मैं और देखूं तो मैंने बोला अगर मैं इसको माइनस करके निकालना चाहूं तो मेरी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो y मैंने क्या माना है, y मैंने 2 भी माना है, तो 2 भी इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5/4। b इज इक्वल टू 5/4। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से a रेशो b पूछा है। a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 9/14, 9/14, और b की वैल्यू कितनी निकाली 5/4। बस इसका रेशो पूछा हुआ है। 2 से 7 बार जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो हमारा ये आ जाएगा 18 रेशो में 7×5 = 35, यानी कि 18 रेशो में 35 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हाँ, 2 pipes R1 R2 can fill an empty tank in 9 hours and 12 hours respectively। ठीक है, पाइप R3, एक तीसरा पाइप और है जो कि क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, माइनस कर रहा है। दैट कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन एम्प्टी, दैट कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में वो खाली कर देता है। मैंने बोला R1 है, R2 है और R3 है, तीन कंडीशंस मेरे को दे दी, मैं यहां से निकाल सकता हूँ टोटल वर्क। ये 9 घंटे में फिल कर सकता है, ये 12 घंटे में फिल कर सकता है, ये माइनस कर सकता है 24 घंटे में, माइनस कर सकता है 24 घंटे में। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, बस इतना याद रखना है। अब इनका अगर मैं एलसीएम देखूं तो इनका एलसीएम आ जाएगा 72, 9 8 72, 12 5 60, 12 6 72 और 24 3 72। ये माइनस का कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, ये प्लस कर रहा है। अब उसने बोला फर्स्टली बोथ पाइप्स R1 R2 ओपनड एंड आफ्टर 2 आवर्स R3 आल्सो ओपन। भाई पहले अगर R1 और R2 ओपन करे जाते हैं तो मैं बोलूंगा प्लस का 14 काम होगा, भाई 8 और से 14, और 2 घंटे तक ओपन करे जाते हैं तो 28 काम तो इन्होंने कर दिया। फिर क्या हुआ, भाई R1 R2 माइनस में R3 हुआ, भाई माइनस में R3 हुआ तो 8 और 3, 8 और 6 14, 14 में से 3 गए, यानी कि 11 काम होने लग गया पर आवर। भाई 28 काम हो चुका है, 28 काम हो चुका है तो 42 44 काम बचा हुआ है, 44 काम बचा हुआ है, और हर घंटे अब जो है वो 11 काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है, तो बाकी बचाओ 44 काम कितने घंटे में हो जाएगा, 4 आवर्स में खत्म हो जाएगा, 4 आवर्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले भी तो टाइम लग गया, पहले कितना टाइम लग गया, 2 घंटे का टाइम लग गया, पहले 2 घंटे का टाइम लग गया, तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 4 + 2 आवर्स, यानी कि 6 आवर्स इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके खत्म होते हुए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। वो कैप की भी हो सकती है और जीडी की भी हो सकती है, या फिर एएस का भी पेपर हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता मैं किस मूड में बैठूंगा। तो अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।